Hello students, today we are going to start with a very interesting subject that is रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। ये एक 4th ईयर का सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीएस एग्जामिनेशन के लिए भी, आपके एआईए पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिकल ऑफिसर एग्जाम या कोई नेट का एग्जाम देते हैं, रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम देते हैं या जेआरएफ का कोई अगर आप एग्जाम देते हो तो उसके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि ये एज वन ऑफ द करियर ऑप्शंस आप आगे जाके चूज कर सकते हो। यू कैन बी एन एकेडमिशियन, यू कैन बी ए क्लिनिशियन और यू कैन बी अ रिसर्चर इन आयुर्वेदा। तो इसके लिए इस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। और कमांड होने का मतलब क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने अपने टाइम पे जो है ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था और अभी एआईए पीजीटी एग्जामिनेशन में आ रहा है या फिर आपके बीएमएस एग्जाम में ये आ रहा है, तो आप इसको कैसे जो है डील करें। तो इसके लिए हम ये फर्स्ट लेक्चर आपका भी ले रहे हैं एंड दैट इज एंटाइटल्ड एज व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि रिसर्च क्या है और इसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं। अब ये बहुत ही अप्लाइड सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्च मेथडोलॉजी केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि आप अपने अंदर कल्टिवेट करते हो। बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इस पूरे सब्जेक्ट को हम अप्लाइड बेसिस पे पढ़ेंगे। हम कैसे एक कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे, उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे और तब जो है वो हमारा एरिया स्ट्रांग होगा। अब आप जो रीसेंट पैटर्न देख रहे हो एग्जामिनेशन का भी, उसमें हम क्या देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, अप्लाइड बेसिस होते हैं। तो जब तक आपका सिद्धांत स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, तब तक आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि एआईए पीजीटी एग्जाम में कॉमनली लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज अ कोहर्ट स्टडी, व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, व्हाट इज अ केस कंट्रोल स्टडी एंड लाइकवाइज मेनी अदर टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू रिसर्च मेथडोलॉजीज जो कि पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको देखना है व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है? आप एक चीज ध्यान में रखो कि अभी हम किस टाइम में हैं, हम एक पैंडेमिक के टाइम पे हैं। तो इस पैंडेमिक में इंटरवेंशंस या ट्रीटमेंट कहाँ से आ रही हैं? कौन बोलता है कि ये ड्रग जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इस ड्रग को आप यहाँ पे यूज़ करोगे, इस ड्रग को अब आप यूज़ नहीं करोगे। कैसे हम डिवाइड करते हैं कि कोविड-19 का एक पेशेंट माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है या सीवियर केस है। अगर उसके लंग में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके लिए क्या स्कोर है। तो ये सब नॉलेज जो कि क्लिनिशियंस अप्लाई करते हैं अपने प्रैक्टिस में, वो सब कहाँ से आती है? वो सब आती है रिसर्च से। तो रिसर्च क्या करती है कि एक कोलैबोरेशन होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ऑल ओवर द ग्लोब कुछ चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे पहले तो हमें यही नहीं पता था कि व्हाट इज़ कोविड-19, कहाँ से ये डिजीज़ आ रही है। तो ये क्या हुआ, इसके बारे में पता लगाना शुरू हुआ। लैब्स में इस वायरस पे रिसर्च हुई कि किस टाइप का वायरस है, किन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कहाँ से आया है, कौन से ऑर्गन्स पे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कौन से सिस्टम्स पे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कौन सी मेडिसिन इसमें जो है फ्रूटफुल हो सकती है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है कि इस डिजीज़ को, कोई भी नई डिजीज़ आई है उसको समझने का काम जो है वो सबसे पहले किनके ऊपर जिम्मेदारी आती है? रिसर्चर्स पे आती है। वो अपना जो है एविडेंस निकाल के देते हैं जिसको कि क्लिनिशियंस अप्लाई करते हैं और फिर उसमें से भी और फर्दर जो है गाइडलाइंस बनती हैं कि हाँ इस तरीके से इस डिजीज़ में ये इंटरवेंशन रहेगी। ठीक है, तो ये एक जो है बेसिक टर्म में हमने आपको बताया कि रिसर्च क्या है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्चर। तो यहाँ पे हम मेनली जो है इसको समझने के पर्पज से हम रिसर्च की बात कर रहे हैं। तो डिफाइन कैसे किया है? अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं? रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ओके, इट इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज
कि आपके अंदर एक प्यास है किसी चीज़ को जानने की, और आप कैसे उस जो है तृष्णा को पूरा करोगे, थ्रू डिलिजेंट सर्च। आपकी सर्च जो है वो बहुत ही एग्रेसिव होनी चाहिए, आपको किसी भी चीज़ को हर तरीके से देखना है। इट कुड बी इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, कि आप किसी लैब में किसी एनिमल पे कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और क्या है, एक स्पेसिफिक गोल है, एम्ड एट डिस्कवरी, कोई नई चीज़ निकल के आई और जो कि पहले आपके पास नॉलेज थी आपने उसी के इंटर रिलेशनशिप में उसको स्थापित किया। अब हम क्या कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा लाइक जो है डिजीज भी इसको कई जगह पे बोला गया है। तो अब क्या है, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का हमने कंपैरिजन किया, निमोनिया लाइक डिसऑर्डर हमने उसको लिया, तो ये क्या हुई, पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज की हमने इंटर रिलेशनशिप जो है वो स्थापित कर दी। सो वंस अगेन, रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू डिलिजेंट सर्च और investigation or experimentation which is aimed at discovery and interrelationship of new knowledge. I hope this is clear. Next आते हैं, there was another young researcher, वो एक social science के researcher रहे हैं, PV Young। उन्होंने क्या बोला, a method of studying, analyzing एंड कंसेप्चुअलाइजिंग सोशल लाइफ, क्योंकि वो सोशल साइंस के रिसर्चर थे, सोशियोलॉजी पे उनका रिसर्च वर्क था, तो ये सब कहाँ से आता है, उन्होंने सोशल लाइफ को ही माध्यम लिया है। तो आप देखो, एक जो है एक पर्टिकुलर डोमेन का रिसर्चर अपने स्पेसिफिक डोमेन के लिए डेफिनेशन बताता है, बट वो हर जगह पे सेम ही तरीके से अप्लाई होती है। तो उसको दोबारा देखोगे, अ मेथड ऑफ स्टडिंग, हमने पहले क्या किया, स्टडी किया, जो कि ऑलरेडी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमने उसको एनालाइज किया कि अच्छा इसमें क्या जो है वो सही लग रहा है, क्या चीज़ गलत लग रही है, एंड कंसेप्चुअलाइज, अब हमने उसको नेटवर्क बनाया, अच्छा ये गलतियां हैं, ये सही बात बोली, ये अप्लाइड है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है, या ऐसे ऐसे करके हमने उसको कंसेप्चुअलाइज किया। सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू एक्सटेंड, मॉडिफाई, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, तो जो नॉलेज आपके पास है आप उसमें क्या बढ़ोतरी कर रहे हो, उसमें क्या करेक्शंस कर रहे हो, और आपकी क्या नॉलेज है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ऐड कर रहा है। तो ये जो मेथड होता है उसको जो है पीवी यंग क्या बोलते हैं, उसको जो है रिसर्च बोला गया है। ओके, सो एक और रिसर्चर आए, क्लिफर्ड वुडी, उन्होंने क्या बोला, एक प्रोसेस की तरह इसको बताया, द प्रोसेस विच इंक्लूड्स डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कैसे आई, जैसे अभी इस डिजीज की आई कि भाई अननोन जो है कॉज निमोनिया के केसेस हमें पता लगने लगे, तो वो क्या, ये प्रॉब्लम आई। अब फिर रिसर्चर्स ने सोचा यार ये क्या कारण है कि हमें ये एक स्पेसिफिक रीजन में ये अननोन कॉज जो है निमोनिया का वो मिल रहा है, ये कैसे केसेस हमको मिल रहे हैं। तो क्या हुआ, प्रॉब्लम आया, तो हमने उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि ये जो केसेस हैं इसको थोड़ा और डिफाइन करते हुए चलते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, क्या पता कोई इन्फेक्शन हो। अब इन्फेक्शन कैसा होता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, या फिर किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है मान लो कोई ऑटो इम्यून डिजीज ही हो, ये भी तो हो सकता है। तो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशंस, है ना, आपने एक हाइपोथेसिस बनाई और आपने उसके बेसिस पे सोचा कि अच्छा वायरल डिजीज है तो क्या एंटीवायरल देंगे, अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो कहाँ से आ रहा है, क्या उसमें ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग, अब आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, कौन कौन से केसेस थे, किन किन के साथ उनका इंटरैक्शन हुआ था, वो किस एरिया में मिले। तो हमने क्या देखा कि वो जो केसेस थे उनका एक एनिमल जो है मार्केट, उससे एक संबंध हमें मिला कि भाई यहाँ से जो है केसेस जो है उसके आसपास से निकले हैं, या फिर एक लैब जो वुहान में है वहां से जो है ये केसेस उसके आसपास जो है सराउंडेड है ना, हाइपोथेसिस है। तो अब इसमें से हमने डाटा निकाला, अब उसके बाद हम कुछ जो है डिडक्शंस पे पहुंचे, कुछ रीचिंग्स पे पहुंचे। हो सकता है कि ये जो वायरस है थोड़ा, या वायरस है या जो भी जो है ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है ये वाइल्ड लाइफ से आया हो, और ये वाइल्ड लाइफ जो है ये उस चाइना में वहां पे ये पूरा जो है एरिया ऐसा है, मार्केट ऐसी है जहाँ पे कि वाइल्ड एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है। तो ये क्या हुई, डिडक्शंस हुई, मेकिंग डिडक्शंस एंड देन रीचिंग कंक्लूजन्स। तो बहुत बार रिसर्च कई अलग अलग लोगों पे तो पता चला कि अच्छा ये वायरस जो है ये यहाँ से आया है
है ना, इसके जो है ये इस तरीके से ये फैलता है। रीचिंग कंक्लूजन्स एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग, अब इतने पे नहीं रुके हम, है ना, हमने फिर से उसको टेस्ट किया, कहीं और हमें केसेस मिले तो हमने उन पे भी उस चीज़ को टेस्ट किया कि इस वायरस का क्या स्ट्रक्चर है, क्या जो है इसकी इन्फेक्शन का रेट है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने फिर से टेस्टिफाई की, उसके बाद जाके हम कंक्लूजन्स पे पहुंचे। Once again, the process which includes defining and redefining problems, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deductions and then reaching conclusions, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulating hypothesis or not। जो हमने hypothesis सोची थी कि भाई वायरल डिसऑर्डर है, ये वो सच निकली है कि नहीं निकली है, वो भी चेक करना है। तो ये डेफिनेशन जो है वो रिसर्च की बताई है क्लिफर्ड वुडी ने। अब इसके अलावा आपको और जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेफिनेशन मिलेंगी, बट वो सब क्या है, इन्हीं के अंदर जो है वो आ जाती हैं सारी डेफिनेशन, तो उसको हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं के बस छोटे छोटे भागों में जो है वो आ जाती है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्या आयुर्वेद में रिसर्च के बारे में कुछ बोला गया है? तो ये जो है हमें सूत्र मिलता है, आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने जो है ये बोला है। क्या बोला है, इसको बहुत ध्यान से समझो बेटा। कार्य कारण भावस्य, क्या बोला है, कार्य कारण भावस्य द्रव्याणां गुणकर्मणो परीक्षे स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते। अब इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि क्या डेफिनेशन जो है वो अनुसंधान, जिसको हम रिसर्च बोलते हैं या इसको हम शोध भी बोलते हैं, तो इसकी जो है क्या डेफिनेशन है कि कार्य कारण भाव से, आपको पता है एक कॉज होता है, एक अफेक्ट होता है। कॉज क्या है, रजो धूम वात अनिला, है ना, जो है कॉज है इसका। अब इसका कार्य मतलब इसका अफेक्ट क्या होगा, उसको हिक्का श्वास होगा, है ना। तो ये जो कार्य है और ये जो कारण है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप है। अब उस रिलेशनशिप को जो है उस रिलेशनशिप का पता लगाना, फिर उसके बाद उसको टेस्टिफाई करके उस हाइपोथेसिस को प्रूव करना, दैट इज रिसर्च। द्रव्याणाम गुण कर्मणो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो पर्टिकुलर द्रव्य है उसका एक गुण होगा, उसका एक कर्म है। अब हमको कैसे पता लगा कि जो है ये पर्टिकुलर ड्रग हम इस डिजीज में दे सकते हैं और इस डिजीज में नहीं दे सकते? हमको कैसे मालूम चला कि गुडुचि जो है ज्वरक्न है उसका कर्म है? या फिर हमें कैसे पता लगा कि चित्रक जो है वो हम गृहिणी में प्रयोग करते हैं? तो ये द्रव्य के गुण क्या थे, उसके कर्म क्या थे, इसकी जो रिलेशनशिप भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बाद हमें जो है प्रूफ मिलता है, तो हम उसको एज अ प्रिंसिपल सेट कर देते हैं कि भाई जैसे तक्र जो है वो हम गृहिणी में प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमने प्रिंसिपल सेट किए कि इस डिसऑर्डर में हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे किए, परीक्षा, पहले परीक्षा की, उसके बाद स्थापना की, दैट इज अनुसंधान। कार्य कारण भावस्य द्रव्याणां गुणकर्मणो परीक्षा स्थापनम सम्यक अनुसंधानम उच्यते। क्लियर है? अब देखो इसी जो है फिनोमिना को समझने के लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अन्वेषण, इट इज ऑल्सो नोन एज पर्यवेक्षण एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गवेषण, है ना। अब अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण का मतलब क्या है? कंटिन्यूस, अगर आपके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा है कि क्या, अब मेरे दिमाग में अब एक क्वेश्चन आया, मैं बार बार उसके बारे में सोचती रहूं कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों जो है ये डिजीज में ये ड्रग काम कर रहा है और ये ड्रग काम नहीं कर रहा है, ये बंदा क्यों इन्फेक्ट हुआ है और ये बंदा इन्फेक्ट क्यों नहीं हुआ जबकि वो सेम ही घर में रहते थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? डिजायर टू नो है। तो ये अन्वेषण जो है, जो डिजायर टू नो, जो कि रीजन होता है रिसर्च का, वो होता है अन्वेषण। पर्यवेक्षण क्या है? अब मैं सिर्फ एक चीज को नहीं देखूंगी कि भाई ये इन्फेक्ट हुआ, ये बंदा इन्फेक्ट नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगी कि इस बंदा ये जो बंदा था इसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री क्या थी। हो सकता है ये बाहर जाता हो ड्यूटी करने और जो इसकी वाइफ है वो कहीं बाहर जाती नहीं थी, तो इसलिए उसको इन्फेक्ट हुआ, इसलिए इसको नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि भले ही उसका कि चलो बाहर जाता था, फिर भी उसका डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो जो है डाइट और लाइफस्टाइल वो ऐसा हो कि वो जो है जिसकी वजह से आम उत्पन्न हो रहा और उसको जो है ज्वर होने की ज़्यादा संभावना हो, या फिर उसका व्याधि क्षमत्व जो है वो कम हो रहा हो। दैट कुड ऑल्सो बी रीज़न। तो हमें हर तरीके से, हर डायरेक्शन में जो सोचना होता है,
परि मीन्स फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस, जो आपको सोचना है, जो आपको प्रोब करना है, जो आपको सर्च करनी है, दैट इज पर्यवेक्षणम। उसके बाद आते हैं गवेषणम। अब गवेषण का मतलब क्या, इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया है कि जैसे एक आप हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, एक जैसे एक ग्वाला है, वो किनको चराता है, गायों को चराता है ना, गाय को लेके जाता है। कृष्ण भगवान भी जो है वो भी यही करते थे, उनका भी जो है रोल हम उसी में देखते हैं। तो अब उसकी गायें जो है बहुत जगह जगह पे गई हैं, अब उनको वापस कलेक्ट करना है उसको घर जाते टाइम, तो वो सोचेगा कि अच्छा मेरी इतनी गायें तो आ गई, मेरी 2 गायें नहीं आई, कहाँ रह गई, कहाँ पे है। तो वो सोचेगा कि अच्छा इस साइड में तो चलो नदी आ गई, इससे आगे तो नहीं जाएंगी, इस साइड में भी जो है एक बहुत बड़ा दीवार बनी हुई है जंगल में, मतलब कुछ एरिया ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो वहां भी नहीं जाएंगी। पर ये हो सकता है कि वो जो है वहां पे एक एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा घास है, वहां पे हो सकता है वहां पे वो हो। तो वो इस तरीके से अपने एक एक जो उसका जो उसके पास एक एक जो है क्या कहें हम कि एक एंटिटी है, उसके बारे में वो दिमाग लगाएगा, तो वो होता है गवेषण, है ना। इस तरीके से वो इन्वेस्टिगेटर की तरह वो सोच रहा है, इसलिए हमने उसको गवेषण बोला है। शोध जो है वो भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सब जो है इसके पर्याय हैं। तो ये बेसिक है व्हाट इज रिसर्च अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ठीक है, इसके अलावा भी हम डिस्क्रिप्टिव देखते हैं कि सांख्य का वर्णन जो है वो किस तरीके से आता है, तर्क का क्या प्रयोग करते हैं, अनुमान का क्या रोल है, युक्ति का क्या रोल है। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो है कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रख के जब एनालिसिस करते हो, दैट इज योर युक्ति जो है वो युक्ति प्रमाण ही है। तो इस तरीके से जो है हम एनालिसिस के और भी पॉइंट्स देखेंगे जो कि आगे जाके हम प्रमाण के रिस्पेक्ट में देखते हैं। बट अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम इतना जो है रिसर्च के बारे में, व्हाट इज रिसर्च में हमने ये चीजें कवर की। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है। तो रिसर्च के बेटा जब हम टाइप्स देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको भी हम किसके रिस्पेक्ट में समझेंगे, एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो अब मैं आपको जो है एक सिनेरियो बताती हूँ, जैसे अभी आयुर्वेदा का कोविड-19 डिजीज में क्या रोल, कैसे रिसर्च के बेसिस पे हम देख रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द स्टडी जिसमें कि हमने आयुर्वेदिक ड्रग आयुष 64 जो है उसका एक्शन हमने देखा, SARS-CoV-2 मेन प्रोटीएस में जो है उसका एक्शन हमें मिला। ये एक इन सिलिको इवैल्यूएशन है, ये जो है एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जो कि JAIM में जो है ये पब्लिश हुई है। और साथ में क्या है कि इसके बारे में हम और क्या देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया, एक ड्रग को लिया, उसकी जो है उसका एक्शन देखा कि जो है इस पर्टिकुलर प्रोटीएस पे SARS-CoV-2 के इसमें क्या इसका एक्शन है, तो हमें कैसा मिला, ये इफेक्टिव मिला। इसीलिए अब आप देख रहे हो कि आयुष 64 को जो है प्रमोट भी करा जा रहा है, या फिर और भी जो है रिसर्चेस कुछ और भी कंडक्ट हुई हैं, कुछ ट्रायल्स कंडक्ट हुए हैं जिनका रिजल्ट अभी जो है प्रेस में रिलीज हुआ है, बट अभी पब्लिकेशंस में वो आने वाली हैं। तो इस वजह से जो है आयुष 64 को प्रमोट किया गया। फिर एक और रिसर्च जो कि अभी कंडक्ट हो रही है, उसमें क्या है कि मेगा लैब जो कि IIT का एक इनिशिएटिव है, IIT के रिसर्चर्स हैं, मुंबई बेस्ड जो है ये मेगा लैब है। तो इसमें जो है एक आयुर्वेदा बेस्ड कोविड वैक्सीन डेवलप करने की बात कही गई है, जिसको कि उनको 300 करोड़ का फंडिंग मिला है। अब इसमें अभी क्लियर नहीं हुआ है कि किस तरीके से बनाने वाले हैं, क्या ड्रग्स यूज करने वाले हैं, किस बेसिस पे हम उसको कोविड-19 का जो है आयुर्वेदा बेस्ड वैक्सीन बोल रहे हैं। सो दीज आर वन ऑफ द रिसर्चेस दैट आई वांटेड टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस, जो कि अभी रिसेंट में चल रही है ना, रिसेंट के टाइम पे जो है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी रिसर्चेस मिलेंगी, जैसे केस रिपोर्ट्स मिलेंगी, ऑब्जर्वेशन स्टडीज मिलेंगी, जिसमें कि आयुर्वेदा को यूज किया एज वन ऑफ द मेडिसिन। जैसे एक आप एग्जांपल देख रहे हैं, अ रैंडमाइज्ड ओपन लेबल पैरेलल ग्रुप पायलट स्टडी टू इवैल्यूएट द एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा इंटरवेंशंस, किस किस में, एसिम्टोमेटिक और माइल्ड कोविड-19 के पेशेंट्स में जो है ये रिसर्च की गई थी। एक ये ट्रायल जो है कंडक्ट किया गया था, जिसको कि रिपोर्ट किया गया है JAIM में। ठीक है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो अब इन्हीं को बेस लेके हम टाइप्स ऑफ रिसर्चेस पढ़ते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ रिसर्चेस जो हैं वो आप अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई कर सकते हो। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑब्जेक्टिव। आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका, किस तरीके का रिसर्च क्वेश्चन है आपका। तो सबसे जो है बेसिक हम इस तरीके से देखते हैं, एक रिसर्च आप जो है किन मायनों में कंडक्ट करते हो, 5 आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। या तो आपकी रिसर्च जो है वो एक्सप्लोरेटरी हो, आप किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हो,
या तो आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, आप किन्हीं दो चीजों के बारे में कोरिलेशन बिठा रहे हो तो कोरिलेशनल रिसर्च है, अगर आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लोर, आपको पहले कुछ मालूम नहीं था, आपने एक्सप्लोर किया, किसी चीज को ढूंढा। एक्सप्लेनेटरी क्या है कि आपको कुछ चीजें मालूम थी बट आपने उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है। तो ये तो आपने क्लासिफिकेशन ब्रॉड देख ली, अब इसको थोड़ा और डीप में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। अब इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। किसी चीज को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, क्या है भाई कोविड-19 वायरस, क्या इसमें जो है हमें इसके क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं, किस तरीके के स्पाइक प्रोटीन्स मिलते हैं, तो ये सब जो है आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता अब इस वायरस के बारे में, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। ये क्या करता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो प्रिलिमिनरी रिसर्च तरीके से हम मानते हैं कि आप सोचते हो कि अच्छा इसमें आगे कैसे काम करना है। जो पहला फंडामेंटल स्टेप होता है वो एक्सप्लोरेशन का होता है, फिर आपको कुछ मिलता है डाटा, फिर उसके बेसिस पे आप सोचते हो अच्छा आगे अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है डिफाइंड नहीं है, जो आपको हेल्प करने वाली है बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन ढूंढने में, डाटा कलेक्शन में, और आपके जो पेशेंट्स आप सिलेक्ट करोगे, सब्जेक्ट जो सिलेक्ट करोगे अपनी स्टडी के लिए, उनको देखने में। सो दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रेफर्स टू अ रिसर्च जो कि एक्यूट डिस्क्रिप्शन दे दे, भाई कोविड-19 यहां से ही क्यों फैला, इन्हीं लोगों को सबसे पहले क्यों हुआ, तो इन लोगों की जो है इस पर्टिकुलर रीजन में, वुहान रीजन में, हम यहाँ के जो केसेस हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, किस तरीके के इंडिविजुअल्स थे वो, क्या सिचुएशन थी उस समय पे, कौन से ग्रुप के लोग थे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इवेंट हुआ, अब उसको हम डिस्क्रिप्टिव वे में देख रहे हैं, भाई उसके अंदर घुसो, अब क्यों हुआ, उन्हीं लोगों को क्यों हुआ, वहीं उसी जगह पे क्यों हुआ। तो ये जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। अगर हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे श्लीपद के लिए क्या बोला है कि इस जो है उदक प्रदेश में जो है हमें श्लीपद मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या कारण है उसका, तो ये जो रिसर्च होगी ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। या हम कहें भाई अम्ल पित्त है वो इन लोगों को ज़्यादा होता है, या जो है कुलत्थ खाने वालों को जो है हमें पता है कि अम्ल पित्त जनाना, क्यों, ऐसा क्या कारण है, तो ये क्या हो गई, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आते हैं कोरिलेशनल पे। कोरिलेशनल रिसर्च में क्या है कि आपके पास दो चीजें पता आपको चली है ना, एक हो सकता है कि व्याधि क्षमत्व और एक हो सकता है आपकी कोविड-19 होना या ना होना, या फिर जिनको हो गया उसमें बहुत ही सीवियर हो गया, या फिर सीवियर ना होके किसी में ठीक ठाक हुआ और किसी में बहुत ही सीवियर हो गया, है ना। तो अब ये हो सकता है कि जिसका व्याधि क्षमत्व तो बहुत अच्छा था उसको कोविड-19 नहीं हुआ, है ना, भले ही एक्सपोजर था पर उसको कोविड-19 नहीं हुआ। अब ये हो सकता है कि कोविड-19 तो हुआ पर जिसका व्याधि क्षमत्व अच्छा था उसको बहुत सीवियर इलनेस नहीं डेवलप हुई, है ना, और उसको जो है बहुत ही माइल्ड इलनेस हुई और वो ठीक जल्दी भी रिकवर कर गया। तो ये जो टाइप की रिसर्च होती है जिसमें कि आप कोरिलेशनल रिसर्च में क्या होता है कि आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हो, स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हो, जिसमें कि आप 2 और मोर वेरिएबल्स को, कि अब देखो अगर हम कहें कि ये हमारी क्लास है, इस क्लास में जो है लड़कियां ज़्यादा पढ़ने वाली हैं और लड़के कम पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ाई और जेंडर ये 2 वेरिएबल हो गए। अब हम देखेंगे भाई क्यों लड़के क्यों कम पढ़ते हैं और लड़कियां क्यों ज़्यादा पढ़ती हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है हम 2 वेरिएबल्स के बारे में रिलेशनशिप पता करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कॉज और इफेक्ट हो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था रजो धूम वात अनिला, जिससे कि हिक्का श्वास होता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर किसी को हिक्का श्वास हो, तो अब ऐसी रिलेशनशिप, ऐसा नहीं कि आपको कॉज और इफेक्ट ही स्थापित करना है, आपको बस केवल देखना 2 वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन बैठता है। क्लियर है। अब उसके बाद साथ साथ क्या बोला है कि एस्टैब्लिश क्या करता है, रिलेशनशिप, एसोसिएशन, कोरिलेशन, जिसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, कि मैं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ पेशेंट्स को जो है जानबूझ के कैसे जगह पे ले जाऊं जहाँ पे बहुत रज धूम और वात है, और फिर देखूं उनको 10 साल बाद वहाँ छोड़ने के बाद कि भाई इनको हिक्का श्वास डेवलप हुआ कि नहीं। मैं ऐसे कर सकती हूँ कि एक जगह पे एक फैक्ट्री बनी हुई है, उस फैक्ट्री के आसपास जो एरिया, मैं वहाँ पे जाकर रिसर्च कर लूँ कि भाई इन लोगों में हिक्का श्वास की जो है वो ज़्यादा तो नहीं है प्रेवलेंस, तो बस उस तरीके से भी काम हो सकता है। नेक्स्ट जो है कोरिलेशन में आप एक और एग्जांपल देखते हो, जैसे स्मोकिंग सिगरेट।
क्या स्मोकिंग सिगरेट का कोविड-19 वायरस से कोई संबंध है, या फिर योगा करने से क्या जो है रिकवरी अच्छी होती है कोविड-19 में? तो ये भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं किस पे, एक्सपेरिमेंटल और एक्सप्लेनेटरी पे, है ना। एक्सपेरिमेंटल बेटा आप क्या बोलती है कि आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, आप खुद से अब कुछ चीज जो है वो डाल रहे हो। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज एन ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब मुझे रिसर्च करनी है कि मेरा जो ये ड्रग है वो कोविड-19 की डिजीज में कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने अगर पेशेंट्स को दी तो उनको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगी, मुझे ये ड्रग देनी पड़ेगी तभी तो पता लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैं एक हॉस्पिटल में गई, इस हॉस्पिटल में जाके मैंने, मान लो 100 बेड का हॉस्पिटल था, मैंने वहां पे जो है 50-50 के 2 ग्रुप बना दिए। अब मैंने रैंडमली, है ना, मुझे नहीं पता कि किसको कौन सा ड्रग मिलने वाला है, एक को मैंने ड्रग एक्स दे दिया, एक को मैंने ड्रग वाई दे दिया। अब जो है मेरा जो ड्रग था वो ड्रग एक्स था, ठीक है, और जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा था वो ड्रग वाई था। तो अब मैं देखूंगी, मेरे को नहीं पता, है ना, ये हो सकता है कि आरसीटी हो, रैंडमाइज क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, जिसमें कि ब्लाइंडिंग है, जिसमें कि मुझे नहीं पता कि भाई किसको ड्रग दिया जा रहा है। मेरे साथ जो और इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो कि बायस नहीं है ना, उनको बस तरीके से बता दिया गया है कि ये आप इन लोगों को दोगे, ये लोग बता, तो शायद उनको भी नहीं होगा, है ना, कि बस ये है कि इन पेशेंट्स को ये ड्रग दिया जा रहा है, इन पेशेंट्स को ये ड्रग दिया जा रहा है। और जब सारा कंप्लीट हो जाएगी स्टडी, तब हमें पता लगेगा कि अच्छा ये जो ड्रग था वो ये वाला ड्रग था, ये मेरा ड्रग था, और जो ये ड्रग था वो ऑलरेडी मार्केट वाला ड्रग था। इसमें क्या होता है, बायस नहीं होते आप ना, इसमें जो है, इसमें आप अपनी चीटिंग नहीं कर सकते कि भाई मैं अपने ड्रग को अच्छा दिखाने के लिए जानबूझ के ऐसे लोगों को दी जो कि ऑलरेडी माइल्ड या मॉडरेट कोविड के केसेस थे, है ना। तो ये बायसनेस जो है वो वहां पे नहीं होती। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जिसमें कि मैं ड्रग देख के पता कर रही हूँ कि मेरा ड्रग काम करता है कि नहीं करता है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई, क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीज जो है वो इंटरवीन किया। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सप्लोरेटरी पे। अब जो है एक्सप्लेनेटरी पे आते हैं, जो कि रह गया था। अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या कहती है कि आपको फिनोमिना पता लग गया कि भाई योगा का और कोविड-19 की इलनेस का कोई संबंध है। मतलब जो लोग योगा कर रहे थे वो लोग भाई जल्दी ठीक हो रहे थे, है ना, योगा करने वाले लोग जो हैं वो जल्दी स्वस्थ हो रहे थे, और जो कोई योगा नहीं करते थे वो लोग जो है उनका रूटीन ही चल रहा था जो सबका चलता है। तो अब मेरे को पता लगाना है कि भाई योगा का ऐसा क्या इफेक्ट है, क्या योगा इम्यूनिटी बढ़ाता है, या योगा क्या करता है, मतलब क्या इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स पे उसका कुछ काम होता है। तो ये जो हो गई मेरी एक्सप्लेनेटरी स्टडी हो गई, जिसमें कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक फिनोमिना। हमें ये तो पता चल गया कि भाई योगा करने वाले जल्दी ठीक होते हैं, पर क्यों ठीक होते हैं वो मेरा इस स्टडी में पता लगेगा। क्लियर है एकदम। सो ये 5 टाइप की रिसर्च होती है जो कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होगी, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सप्लेनेटरी। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बेटा जो अब अपनी टाइप जो हम देखते हैं वो होती है आउटकम के बेसिस पे। आप जो रिसर्च कर रहे हो उसकी क्या आउटकम है। तो बेसिक रिसर्च हो सकती है जिसको कि हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोल सकते हैं, और एक अप्लाइड रिसर्च भी हो सकती है। ठीक है। बेसिक रिसर्च का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल रिसर्च है। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निकलेगी या नहीं निकलेगी, है ना। अप्लाइड में क्या होता है कि आपको पता है कि मैं किस चीज के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे पता लगाना है कि ये जो ड्रग है ये मेरा यहाँ काम करने वाला है कि नहीं करने वाला है, ये जो मेरी थेरेपी है ये काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये क्या है, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये क्या होती है कि थ्योरेटिकल बेसिस के लिए हम रिसर्च करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि इस रिसर्च का हम आगे जाके इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट जिस समय पे जो रिसर्चर ये काम कर रहा है वो थ्योरेटिकल बेसिस पे कर रहा है। अब मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे हम प्रकृति के बारे में पता कर रहे हैं कि क्या जिनोम का जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है, जिनोम्स का प्रकृति से कोई रिलेशनशिप है, इसका किसी ने पूछा नहीं है, इसका कोई अभी फिलहाल हमें रोल दिख नहीं रहा है ना। ये मेरी फंडामेंटल रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है, पंचमहाभूत पे मैं काम कर रही हूँ। तो अभी तो कोई ऐसा बेसिक जो है फंडामेंटल में ही आएगी, बट अगर मैं इस प्रकृति एनालिसिस को अपनी डिजीज जो है गाइडलाइंस में कि कोविड-19 के अगर वात प्रकृति के पेशेंट्स हैं
तो उसमें ये जो है चलेगा। या फिर अगर प्रमेह के जो कफ जो है स्थूल व्यक्ति हैं या फिर जो कफज प्रकृति के लोग हैं, इसमें ये ट्रीटमेंट चलनी चाहिए। जो वात पित्त प्रकृति के, इनमें ये चलने चाहिए। जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज है, उसमें अगर कफ पित्त की जो है रोगी है तो उसमें ये ट्रीटमेंट चले, और जो पित्त वात वाली है उसमें ये चले, है ना। तो इस तरीके से आप गाइडलाइंस जो है जब आप बनाते हो क्लिनिकल पर्पस के लिए तो वो अप्लाइड में आती है। बट ये शुरू कहाँ से हुई? जब आपको पता लगा कि प्रकृति का जीनोम से संबंध है तो आपने पता लगाया कि कितने लोग वात पित्त में आए, कितने लोग पित्त कफ में आए इस एरिया के, है ना, या इस डिजीज के, तो ही आप उसको आगे जगह डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो प्रकृति पे बेसिक रिसर्च है और प्रकृति की जो हमने अप्लाई किया वो हमारी जो है अप्लाइड रिसर्च है। और इसको आप आयुर्जेनोमिक्स का जो प्रोजेक्ट है आप सर्च करना, ICMR का प्रोजेक्ट आपको मिलेगा IGIB में, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन और भी ले सकते हो। अब जो है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था कॉन्स्टिट्यूशंस टाइप का, ये एक पब्लिश्ड आर्टिकल है जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में है। तो इसमें जो है इन्होंने देखा है कि प्रकृति जो है वो कैसे कैसे, उसमें क्या क्या जो है हमें अफेक्ट मिलता है कि प्रकृति किसकी, ये प्रकृति क्यों है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। देश काल, वय हो सकता है, विहार हो सकता है, जो है फीटल डेवलपमेंट हो सकती है, गर्भ विकास जो है वो हो सकता है। तो ये इस तरीके से जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअलिटी इसको बोला गया है कि इस तरीके से जो है हम, ये बेसिक रिसर्च का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हम टाइप ऑफ रिसर्च पे आते हैं वो क्या है कि किस तरीके से आपने डाटा कलेक्ट किया है। तो हम देखते हैं कि डाटा जो है वो दो तरीके का होता है ना। एक ऐसा डाटा है जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। एक ऐसा डाटा है जिसको आप नाप नहीं सकते। तो क्वालिटेटिव जिसको आप नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो क्वालिटेटिव क्या होता है? डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। तेरा ब्लड ग्रुप क्या है, O पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, क्या है। ये तो नहीं बोल सकती कि मेरा ब्लड ग्रुप ज्यादा O पॉजिटिव है और भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप जो है वो कम O पॉजिटिव, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। O पॉजिटिव है तो है। ऐसे ही एथनिक ग्रुप, अगर हम बोले कि भाई ये तो एशियन है तो भाई ये ज्यादा एशियन है, ये कम एशियन है, ये 1 एशियन है, ये 5 एशियन है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इस टाइप का जो डाटा होता है जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन दे, वो डिस्क्राइब करता है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो होता है क्वालिटेटिव डाटा। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, मुझे भूख लगती है या मुझे भूख नहीं लगती है। मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ, अगर मुझसे तरीके से क्वेश्चन पूछा रहा है कि आपको भूख लगती है, हाँ लगती है, नहीं लगती है, उस तरीके से होगा। अब मैं ये थोड़ी बोल सकती हूँ कि मुझे 10 भूख लगती है या मुझे 9 भूख लगती है, वो तो यस और नो में आंसर दोगे। हाँ, इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट जरूर कर सकते हो कि भाई ज्वारण अवस्था क्या है, मतलब जारण परीक्षा में क्या आया है, अभ्यवहरण परीक्षा में अग्नि के बारे में क्या है। तो उस तरीके से आप ग्रेडिंग जरूर बना सकते हो, बट आप उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कि इसकी अग्नि जो है वो इतनी है और इसकी अग्नि इतनी है। ठीक है। अब आता है क्वांटिटेटिव, जिस चीज को आप मेजर कर पाओ। टू क्वांटिफाई द वेरिएशन इन अ फिनोमिना। मेरा वेट पहले 57 था, अब मेरा वेट 52 हो गया है। पहले जो है मेरी हाइट 5'2" थी, अब मेरी हाइट 5'3" हो गई है। तो ये जो आप मेजर कर सकते हो जिन चीज़ों को, उसको आप लेते हो क्वांटिटेटिव डाटा में। पहले मुझे जो है पेन जो है वास स्केल पे 10 उसकी रीडिंग थी, अब जो है उस पेशेंट की वास स्केल पे कम हो गई है रीडिंग, है ना। तो ये जो टूल्स आप देखते हो तो उनको जो है मेजर कर सकते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव डाटा आर द रिजल्ट ऑफ काउंटिंग और मेजरिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये जो चीजें आप मेजर कर पाओ, दे कम अंडर क्वांटिटेटिव। तो आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया? ऐसे टूल से कलेक्ट किया जो कि मेजर नहीं हो सकता, या फिर ऐसे से कलेक्ट किया जो कि मेजर हो सकता है। तो उस तरीके से आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है उस तरीके से आप डिवाइड करते हो। अब इंक्वायरी मोड पे भी हम देखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि इंक्वायरी मोड पे आप कैसे डिवाइड करते हो जो क्वालिटेटिव डाटा है। आपको ये चीज़ अच्छी लगी कि बुरी लगी? अनस्ट्रक्चर्ड होता है ये, इंक्वायरी मोड है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, है ना, जिसमें कि हम क्लियर बताते हैं कि अच्छा आपने ये दवाई खाई या आपने योगा आसन किया, आपका कितना वजन कम हुआ, इतने से इतना हो गया। तो ये स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होती है जिसको कि आप इंक्वायरी मोड में हम स्ट्रक्चर्ड में लेते हैं। तो ये होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्लियर हो गई ये बात? तो ये एक डेफिनेशन, ये एक क्लासिफिकेशन आ गई। दूसरी क्लासिफिकेशन हम बेटा बोलते हैं वो होती है मेडिकल रिसर्च के जो है हम ब्रॉडली बेसिस पे 2 टाइप के रिसर्चेस देखते हैं। प्राइमरी रिसर्च होती है,
सेकेंडरी रिसर्च होती है, जिसको हम फर्दर जाके ऑब्जर्वेशन में और इंटरवेंशन में लेते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि एक जगह पे टीबी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं या लंग कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो हम वहाँ पे गए, तो हमने बस ये पता किया कि इस जगह पे जितने लंग कैंसर के पेशेंट हैं उसमें से कितने लोग पहले के टाइम पे या मतलब स्मोक करते थे, किनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या फिर ये हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट जो है मुझे जलोदर के मिले। अब इन जलोदर के पेशेंट्स में कितने पेशेंट्स को अग्निमांद्य था और कितनी पेशेंट्स को अग्निमांद्य नहीं था, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन स्टडी है। ना तो मैंने उनके अग्नि को ऊपर नीचे किया है, ना मैंने उनके उदर को ऊपर नीचे किया है, मैंने सिर्फ ये देखा कि कितनों को अग्निमांद्य रहा है और कितनों को अग्निमांद्य नहीं रहा है। क्लियर है? सो ये ऑब्जर्वेशन, मैं कुछ नहीं कर रही अपनी तरफ से, मैं कोई दवाई नहीं दे रही, कोई हिदायत नहीं दे रही, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि कितने लोगों को जो है अग्निमांद्य था और कितने लोगों को उसमें से उदर डेवलप हुआ। या फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसमें से कितने लोग जो हैं, है ना, प्रमेय है कि कितने लोगों में कॉम्प्लिकेशंस हुई और कितने लोगों में कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। तो ये जो टाइप ऑफ स्टडी है जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर जाके कुछ और इंटरवीन नहीं करता, केवल पता लगाता है, वो होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। बट अगर मैं प्रमेय के पेशेंट्स पे जाऊं और उनको बोलूं कि भाई आज से आप आधा घंटा ये योगासन करेंगे, या फिर आज से जो है आपने जो है ये मेडिसिन स्टार्ट करनी है, मैं आपको ये चंद्रप्रभावती या कोई भी रैंडम जो भी ड्रग आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो, ये आपको इतनी डोज में इतने दिन तक लेनी है, तो ये जो मैंने उसके बाद मैंने आके देखा कि भाई इनमें से कितने लोगों का प्रमेय के जो एनालिटिक जो हमारे पैरामीटर्स थे, कितना जो है उसमें रिलीफ आया, कितना उसमें रिलीफ नहीं आया। तो ये क्या हो गई, इंटरवेंशन मैंने दे दी, मैंने उनको इंटरवीन कर दिया, उनकी जो है व्याधि में मैंने इंटरवीन कर दिया, मैंने खुद से कुछ चीज़ वहाँ पे करी, तो ये मेरी इंटरवेंशनल रिसर्च हो गई। अगर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल देखा, तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। अगर मैंने उसमें इंटरवीन कर दिया, मैंने करा, तो इंटरवेंशनल रिसर्च है। अब एक होती है प्राइमरी रिसर्च, एक होती है सेकेंडरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च का मतलब क्या है कि मैं खुद से रिसर्च कर रही हूँ, है ना, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इंटरवेंशनल स्टडी है, वो प्राइमरी रिसर्च है। अब क्या है, एक और टाइप के रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर मान लो 10 लोगों ने अश्मरी पे काम किया है या 10 लोगों ने वात व्याधि पे काम किया है, आमवात पे काम किया है, तो वो 10 की 10 स्टडी उठाएंगे और देखेंगे कि कौन सी स्टडी जो है वो ज़्यादा अच्छी थी, है ना, किस स्टडी को हम बेटर स्टडी बोलेंगे। तो ये जो एनालिसिस सबकी, ये क्या होती है, सेकेंडरी रिसर्च होती है। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, मतलब उस मामले में बस सबकी रिसर्चेज उठा के उन्होंने एक बड़ा डाटा दे दिया कि अच्छा इन सब ड्रग्स में से भी ये जो रिसर्च हुई है ये ज़्यादा अच्छी, इसलिए हम इसके ड्रग को एक्सेप्ट करेंगे। आमवात में आप 10 तरीके के ड्रग्स दे सकते हो। अब इनमें से कौन सी क्वालिटी की रिसर्च सबसे अच्छी थी, मैं उसको जो है बेस्ट मानूंगी आमवात की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च ये होती है। और हाईएस्ट जो एविडेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, जो कि सबसे अच्छे एविडेंस पे आते हैं, ये हम आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में, तो वो सेकेंडरी टाइप की रिसर्चेज आती हैं। ठीक है, पिरामिड ऑफ एविडेंस जो है वो भी हम पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे आपसे जो है एक बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ कि प्राइमरी में रिसर्च में क्या क्या आता है और सेकेंडरी रिसर्च में क्या आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। प्राइमरी रिसर्च के 3 तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं, बेसिक रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च। बेसिक रिसर्च जो अभी हमने बात की थी थ्योरेटिकल हो सकती है, तो उसमें क्या क्या होता है, अगर आप कोई जो है मान लो पंचमहाभूत पे आप रिसर्च कर रहे हो, बायोफिजिक्स पे आप काम कर रहे हो, बायोमेट्रिक्स पे काम कर रहे हो, तो ये आपकी हो गई बेसिक रिसर्च। या फिर कोई आप इमेजिंग प्रोसीजर निकाल रहे हो, बायोमेट्रिक प्रोसीजर निकाल रहे हो, प्रकृति पे काम कर रहे हो, तो ये सब जो हमारे हो गए, जो टेस्ट आप डेवलप कर रहे हो, आम जो है असेसमेंट स्केल आप डेवलप कर रहे हो, तो ये हमारे बेसिक रिसर्च में जो है ये चीज़ें आ जाएंगी। अब बेसिक रिसर्च में एक और इसका टाइप होता है, वो होता है अप्लाइड, जिसमें कि आप किस पे आ जाते हो, एनिमल स्टडी पे आते हो, सेल स्टडी पे आते हो। मतलब आपने जो है सेल्स लिए हैं, सेल लाइन स्टडी आप कर रहे हो कि मेरा जो ड्रग है वो क्या डायबिटिक या क्या कहें कि हम इन सेल्स पे काम करता है कि नहीं करता है ना।
हमने जो है अब हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेल्स पे मेरा ड्रग काम करेगा कि नहीं करेगा। जैसे हम बोले कि कैंसर के लिए हमें रिसर्च करनी है, तो मेरे पास वो सेल्स होने चाहिए ना, मैं डायरेक्टली तो पेशेंट पे नहीं जा सकती। पहले मैं सेल लाइन स्टडी करूंगी, कैंसर के सेल्स इकट्ठे करूंगी, उसका पूरा सेटअप जो है वो होगा, फिर उसमें मैं अपना ड्रग डाल के देखूंगी कि भाई मेरा ये ड्रग था, इसमें जो है इसने किस हद तक उस पर काम किया। जीन सीक्वेंसिंग जो हम देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री की जो रिसर्च होती है, मटेरियल डेवलपमेंट है, जेनेटिक स्टडीज है, ये सब बेसिक रिसर्चेज में आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक भी दो टाइप की, जिसमें आप थ्योरी की बात कर रहे हो और एक में आप अप्लाइड की बात कर रहे हो। नेक्स्ट बेटा आता है क्लिनिकल रिसर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल रिसर्च भी दो टाइप से हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है या फिर ऑब्जर्वेशनल हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल में क्या है, आपकी क्लिनिकल स्टडी जो कि हम पढ़ते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लेने वाले हैं कि क्लिनिकल रिसर्च या फेजेस ऑफ स्टडी जो हैं कैसे होते हैं, किसमें कितने वॉलंटियर्स होते हैं, किस पर्पस के लिए आप कौन सी स्टडी करते हो, कौन सी फेज की इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब इसके बाद क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो हमने आपसे बात की थी, ये क्या थी, थेरेपी स्टडी विदाउट इंटरवेंशन, प्रोग्नोस्टिक स्टडी। अब आज हमारे पास 100 जो है ब्रेस्ट कार्सिनोमा के पेशेंट हैं, इसमें से 5 साल बाद कितने जिंदा रहेंगे और कितने नहीं रहेंगे, तो ये प्रोग्नोस्टिक स्टडी हो गई। डायग्नोस्टिक स्टडी हुई, मैंने एक नाड़ी यंत्र जो है वो बनाया है, अब वो किस हद तक कितनी डिजीज को डायग्नोस कर पाता है, डायग्नोस्टिक स्टडी हो गई। ऑब्जर्वेशनल स्टडी आप ड्रग के साथ भी जो है वो भी कर सकते हैं, बट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी होती है। इसके अलावा केस सीरीज है, केस रिपोर्ट है, ये भी जो है ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आती है। भले ही आप इसमें ड्रग दे रहे हैं, भले ही आप इसमें इंटरवेंशन दे रहे हैं, बट क्या है कि आपने एक ड्रग दिया, आपने एक केस पे ही वो चीज देख लिया, या आपने केस सीरीज मतलब 3-4 केसेस में जो है आपने वो देख ली, आपने उसके लिए अलग से कोई प्लान नहीं किया था, आप रेट्रोस्पेक्टिव जा रहे हो। मेरे पास कुछ अलग सी डिजीज की, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं लाइकन स्क्लेरोसिस, एक डिसऑर्डर होता है जो कि वल्वा में हमें मिलता है कई बार, है ना। तो अगर मेरे पास 2 केसेस आए, अब मुझे नहीं पता कि ये ड्रग मेरा उस पर काम करेगा नहीं करेगा, पर मैंने देखा कि चलो देखते हैं, अब मुझे उसमें रिजल्ट मिल गया, तो अब मैं क्या करूंगी, उसको पब्लिश कर दूंगी, तो वो मेरी केस सीरीज या केस रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आ जाएगी, जिसमें कि आप रेट्रोस्पेक्टिव जाते हो, या आपने आज देखा रे रिजल्ट आ गया, तो पहले आपने तो सोचा नहीं था कि आप रिसर्च करोगे, बट अब आ गया तो उसको हम पब्लिश कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, जो कि हम पढ़ते भी हैं इसको, 3rd ईयर का हमारा सब्जेक्ट है। एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन, तो एक्सपेरिमेंटल में क्या है, वही इंटरवेंशन स्टडी, फील्ड स्टडी, ग्रुप स्टडी। इसके अलावा जो ये कोहर्ट स्टडी होती है, केस कंट्रोल स्टडी होती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। सर्वे किया हमने, आज क्या किया कि हमने देखा कि पूरे दिल्ली के प्रदेश में जो साउथ वेस्ट रीजन है, इसमें कितने जो हैं वो आमवात के पेशेंट्स हैं या कितने संदिग्धवात के पेशेंट हैं। तो क्या किया, मैंने एक स्नैपशॉट ले लिया कि इस दिन में, मतलब इस टाइम पे मैंने देखा कि इतने पेशेंट जो हैं यहाँ पे इस एरिया में हमें मिले, तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है। अब कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान रखना है, ये एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में आता है। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्री डाटा, मतलब CTRI, जैसे जो है कंट्रोल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो भी आप ट्रायल करने वाले हो, पहले इसको रजिस्टर करोगे एथिकल कमिटी का परमिशन लेके, जब आपको CTRI का नंबर मिलेगा तभी जो है वो रिसर्च आप कर सकते हो। तो CTRI जो इसका फुल फॉर्म याद रखो, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी रिसर्च पे। सेकेंडरी रिसर्च 2 टाइप की हो सकती है, मेटा एनालिसिस एंड रिव्यू। रिव्यू भी सिंपल रिव्यू हो सकता है, सिस्टमैटिक रिव्यू हो सकता है, नरेटिव रिव्यू हो सकता है। तो ये जो है मेटा एनालिसिस में, जैसे हमने क्या बोला था कि 10 स्टडी मैंने आमवात की ले ली और देखा कि उसमें से कौन सी स्टडी जो है उसका एविडेंस सबसे अच्छा है। तो ये जो एनालिसिस हम करते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये बेसिक चीज़ें देख ली, अब क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, जो कि हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडी, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा क्या, किसके लिए कौन सी गाइडलाइंस बोली गई हैं।
कोहर्ट, जैसे अगर आपको ऑब्जर्वेशन स्टडी करनी है तो कौन सी गाइडलाइंस है, आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं तो कौन सी गाइडलाइंस आप फॉलो करोगे, अगर आपको जो है सर्वे स्टडी करनी है तो आप कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करोगे, अगर आप एनिमल स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको ले सकते हैं। ओके, तो ये बेटा हमने बेसिक्स यहाँ पे पढ़ लिए हैं रिसर्च के एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। गो थ्रू द लेक्चर अगेन, इसको बार बार पढ़ देखो, सुनो, और आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जो हमने अभी टेबल आपसे डिस्कस की थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी रिसर्च किसके अंडर आती है। और थोड़ा जो हमें कन्फ्यूजन होता है हमेशा कि ऑब्जर्वेशन और इंटरवेंशनल में, तो उसको फिर से एक बार देखना, फिर से पढ़ना, और फिर उसके बाद अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमें इसी पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है हम आपके डाउट्स जो हैं वो भी ले सके। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, सब कुछ बहुत ही अप्लाइड है, इसको अच्छे से पढ़ो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है रेडी रहो, और वो तभी आप रहोगे जब आपने पुरानी जो चीज़ें हैं वो सारी रिवाइज की होंगी तभी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर।